पढ़ेंगे साख निर्माण और साख सृजन की प्रक्रिया, क्रेडिट क्रिएशन एंड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। साख निर्माण बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में साख निर्माण का अपना अलग ही महत्व है। कीन्स, हॉम, शेयर्स आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार साख निर्माण बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि बैंक साख निर्माण करता ही नहीं है। तो पहले हम इसी अवधारणा को लेकर चल रहे हैं कि बैंक साख निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब साख निर्माण होता क्या है? जब बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है तो ऋण की राशि नगद न देकर उसके नाम एक खाता खोलकर उसमें जमा कर दिया जाता है। इसलिए जब कभी बैंक अपने ग्राहक को ऋण देता है तब एक खाता खोलकर वह अपनी देनदारियों को बढ़ाता है, क्योंकि बैंक के खाते में उपलब्ध मुद्रा बाजार में प्रवाहित होती है। अतः जब बैंक का नया खाता खोलते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्टॉक में वृद्धि होती है और इस तरह साख निर्माण कर मुद्रा स्टॉक में वृद्धि कर बैंक आर्थिक गतिविधियों पर बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ता है। इस प्रकार खोले गए खाते को एक्टिव डिपॉजिट्स या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कहा जाता है। अब है साख निर्माण की प्रक्रिया। साख निर्माण मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है बैंक की नगद जमा राशि और दूसरा है नगद रिजर्व अनुपात। नगद रिजर्व अनुपात से हमारा आशय यह है कि बैंक अपने कुल जमा का कितने प्रतिशत हिस्सा अपने पास जो है नकदी के रूप में रखता है। बैंक अपने अनुभव से ये जानते हैं कि ग्राहक जो नगद राशि बैंक में जमा कराते हैं उसे वो कभी एक साथ नहीं निकालते। इसलिए बैंक नगद जमा का कुछ भाग, एक अंश ही लाभ कमाने के लिए तत्पर रहती है। बैंक अपने पास जितना अंश सुरक्षित रखते हैं वह नगद रिजर्व अनुपात पर निर्भर करता है, जिसे सामान्यतया किसी देश का केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। इसी प्रक्रिया में साख सृजन है। अब नीचे हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिससे साख सृजन की प्रक्रिया जो है स्पष्ट होगी। अब इसमें हम नगद रिजर्व अनुपात 10% ले रहे हैं, यानी जितनी जमा बैंक के पास आएगी उसका 10% हिस्सा वो अपने पास नकदी के रूप में रखेगा और बाकी 90% जो है वो ग्राहक को या जनता को उधार दे देगा। मान लीजिए एक व्यक्ति पीएनबी में 2000 रुपये जमा कराता है। अब पीएनबी जो है उसकी बैलेंस शीट इस प्रकार होगी। देनदारियाँ प्राथमिक जमा 2000 रुपये, लेनदारियाँ जमा रुपये 2000, नगद रिजर्व रख लिया उन्होंने 10% 200 रुपये और 1800 रुपये का जो है वो ऋण दे दिया। अब बैंक अपने 200 रुपये रख करके 1800 रुपये का जो ऋण दे रहा है वो उसे नगद नहीं देकर बल्कि किसी खाते में देगा। तो पंजाब नेशनल बैंक की जो है ये बैलेंस शीट इस प्रकार होगी। प्राथमिक जमा 2000 रुपये, डेरिवेटिव जमा 1800 रुपये, लेनदारियाँ जमा रुपये 2000, कुल ऋण है वो 1800 रुपये। अब मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक 1800 रुपये का उधार किसी व्यक्ति ए को देता है। ए 1800 रुपये श्री बी को चुकाने के लिए देता है। बी का मान लीजिए खाता राजस्थान बैंक में है तो वो पैसा अपना बैंक में जमा करा देता है और राजस्थान बैंक का जो है बैलेंस शीट इस प्रकार होगी। प्राथमिक जमा 1800 रुपये और इस प्राथमिक जमा में जो है दो भाग हो गए। नगद रिजर्व 180 रुपये है, ये 1800 नहीं है, गलत छपा है, और अतिरिक्त जमा है वो 1620 रुपये। अब बी के खाते में जमा करवाने से राजस्थान बैंक की जो है प्राथमिक जमा 1800 रुपये बढ़ जाएगी। जमा का 10% यानी 180 रुपये नगद में रखकर अतिरिक्त 1620 रुपये बैंक उधार देने की स्थिति में है। अब मान लीजिए बैंक श्री सी को 1620 रुपये का जो है कर्ज दे देता है। इस स्थिति में राजस्थान बैंक का जो है बैलेंस शीट इस प्रकार होगी। प्राथमिक जमा 1800, डेरिवेटिव जमा, इसको हिंदी में द्वितीयक जमा भी कह सकते हैं, व्युत्पन्न जमा भी कह सकते हैं, 1620 रुपये, जमा रुपये 1800, कुल ऋण 1620। अब मान लीजिए सी है वो 1620 रुपये श्री डी को उधार दे देता है, जो अपने सेंट्रल बैंक में वो जमा करवा देता है। तो सेंट्रल बैंक में देनदारी में 1620 रुपये बढ़ जाएंगे। प्राथमिक जमा 1620, नगद रुपये आ गए 1620 के दो भाग हैं। 10% नगद रिजर्व 162 रुपये है और अतिरिक्त जमा जो है वो 1458 है। शेष 90%। सेंट्रल बैंक भी
नए रुपये 1620 जमा का 10% यानी 162 रुपये नगद रिजर्व में रखकर शेष 90% 1458 किसी अन्य बैंक को ऋण देने के लिए तत्पर होगा। यह क्रम निरंतर चलता रहता है जब तक कि 1800 रुपये अतिरिक्त राशि पंजाब नेशनल बैंक के साथ ही वह कई बैंकों में वितरित नहीं हो जाए। अब इसका नतीजा ये होगा कि जो नया ऋण आएगा वो प्राथमिक जमा 2000 का 10 गुना होगा। इसको आप इस तालिका में समझ सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक 2000 प्राथमिक जमा, नगद रिजर्व 200 और ऋण दिया 1800। राजस्थान बैंक 1800, नगद रिजर्व 180, ऋण 1620। सेंट्रल बैंक 1620, नगद रिजर्व 162, कुल ऋण 1458। यूनियन बैंक प्राथमिक जमा 1458, नगद रिजर्व 145 और जो है ऋण है 1313। तो ये प्रक्रिया लास्ट में जब हम इनका योग करेंगे तो ये आएगा 20,000 रुपये। ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसका एक सूत्र होता है कि जो इस तरह की अनंत श्रेणी होती है उसका हम योग कैसे करते हैं। यहाँ नगद रिजर्व 10% है, कुल साख निर्माण 18,000 रुपये हुआ। इसके अतिरिक्त जो जमा है वो 1800 का 10 गुना है। इस उदाहरण से ये आपने स्पष्ट हो गया होगा कि कुल साख का निर्माण कितना होगा वह नगद रिजर्व अनुपात पर निर्भर करता है। यदि नगद रिजर्व अनुपात कम है तो साख गुणा के अधिक होगा और नगद रिजर्व ज़्यादा है तो साख का निर्माण कम होगा। इसमें जो है साख गुणक 10% था। यदि 5% होता तो 1/5 इंटू डिवाइडेड बाई 100 यानी 1/100/5 तो 20 गुना होता साख का निर्माण। और यदि इसी को 20% कर दिया जाए नगद रिजर्व तो इसका सूत्र 1/r तो 1/20/100 यानी 5 गुना होता है। अब लीफ कानन नाम के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने साख निर्माण की तीव्र आलोचना की है। उनके अनुसार बैंकों के पास साख निर्माण की कोई ताकत नहीं होती। कहते हैं वास्तव में साख निर्माण की रीति तो जमाकर्ता की ही है, क्योंकि इन्हीं जमाकर्ताओं के पैसे का उपयोग कर बैंक जो है साख उपलब्ध कराता है। यह भी कहना है कि बैंक कभी भी जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई पूंजी से अधिक कमी की भी साख उपलब्ध नहीं करा सकता। प्रोफेसर कानन ने उदाहरण देते हुए बताया कि मान लीजिए किसी क्लब में 100 व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं, वे अपना छाता काउंटर पर जमा करा देते हैं। काउंटर के मालिक को पता है कि सभी व्यक्ति ताश खेलेंगे और 1 घंटे के भीतर सिर्फ 10 व्यक्तियों को ही छाते की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः वह 90 छाते को 1 घंटे के लिए अन्य व्यक्तियों को किराए पर दे देता है और स्वयं कमाता है। प्रोफेसर कानन का ये मत है कि इस आधार पर क्लब काउंटर का मालिक 90 छाते का निर्माता है पूरी तरह से गलत है। उनका निष्कर्ष है कि बैंक जो है साख निर्माण करता कभी भी नहीं हो सकता। वर्तमान में ये धारणा है कि बैंक साख का निर्माण नहीं करता, परंतु देश की संपूर्ण बैंक व्यवस्था को देखा जाए तो साख का निर्माण अवश्य होता है। अब है साख सृजन की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बाजार में मुद्रा का प्रवाह जितना अधिक होता है, जनता के पास भी मुद्रा उतनी ही अधिक होती है। इस स्थिति में वे नगद अधिक जमा कराएंगे, इससे साख निर्माण भी अधिक होगा। नगद रिजर्व अनुपात, जैसा कि आप जानते हैं, नगद रिजर्व अनुपात एवं साख गुणक में विपरीत संबंध है। यानी नगद रिजर्व अनुपात अधिक है, साख गुणक कम होगा, और साख गुणक कम है, नगद रिजर्व अनुपात कम है तो साख का निर्माण ज़्यादा होगा। केंद्रीय बैंक की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, वो भी सभी बैंकों को उसको फॉलो करना पड़ता है, माननी पड़ती है। यदि केंद्रीय बैंक अपने पास कुल जमा राशि का निश्चित प्रतिशत बढ़ा देती है तो व्यापारिक बैंकों के पास जमा कम हो जाएगी और उनकी साख निर्माण क्षमता भी कम हो जाएगी। विनियोग के अनुसार अवसर होने पर बैंक की साख निर्माण सृजन अधिक हो पाएगा। निवेशकर्ता कर चुकाने की इच्छुक नहीं रहेंगे तो बैंक अपने पास साख सृजन क्षमता हुई साख का निर्माण नहीं कर पाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो है बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बैंक साख सृजन का कार्य कर आर्थिक विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किन्स का एक कथन ये भी महत्वपूर्ण है, जमा ऋण की संतान है और ऋण जमा की संतान है। इस प्रकार बैंकों के जो है साख सृजन के कार्य को
अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। धन्यवाद।